1000 साल से छींकना और खांसना, आज हम उसकी कहानी सुनते हैं। जब कोरोना की महामारी ने हम सबको दबोच लिया तो सबको याद होगा कि डॉक्टर कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को छींकने और खांसने की तमीज सिखा रहे थे। इस तरह की कई वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए जिसमें मीडिया से छींकने खांसने के तरीकों के प्रचार की अपील की गई थी। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बता रहे थे कि उस व्यक्ति को अपने दाहिने बांह से मुंह को ढक देना चाहिए जिसे छींक आ रही है। यही तरीका खांसने का भी होना चाहिए। डॉक्टरों की यह बात छोटी सी लग सकती है, लेकिन छींकना और खांसना नहीं सीख पाने की का क्या कोई इतिहास है? इतिहास में एक समाजशास्त्री अड़चन दिखती है। भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा 1000 साल से भी क्यों छींकना, खांसना, नाक साफ करना नहीं सीख पाया है। 1000 साल पुरानी बात है। भारतीय समाज को देखने और समझने के लिए एक इतिहासकार भारत आया। उसका नाम था अल-बिरूनी। तब के समाज के बारे में उन्होंने अपनी आंखों देखी बातें लिखी हैं और उसे बेहद प्रामाणिक माना जाता है। उनकी बातों की सच्चाई को आज भी हम अपनी आदतों के जरिए परख सकते हैं। पहली बात, छींकने को अशुभ माना जाता है। वे लिखते हैं कि यहाँ के लोग छींकने को अशुभ या अपशकुन मानते हैं। आज भी भारतीय परिवारों में जब किसी को छींक आती है तो बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि छींकना अशुभ होता है। छींक सुनकर यात्रा रोक देते हैं, बजाय इसके कि छींकने के तरीके पर टोका जाता रहा है। किसी समूह में भी जब कोई छींकता है तो छींकने वाले को क्या कभी यह कहकर टोका जा सकता है कि उसकी छींकों के साथ जो भी निकलता है वह शरीर की गंदगी होती है और उसमें विषाणु भी हो सकते हैं। बात केवल छींकने की नहीं है, बल्कि कई ऐसी आदतें हैं जो शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन वह सामाजिक तौर पर हानिकारक हो सकता है। लेकिन उनमें से ज़्यादातर आदतों को या तो अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है या फिर उसकी इस रूप में परवाह ही नहीं की गई कि उससे दूसरे को परेशानी हो सकती है। सामंती मिजाज इसके आड़े आता है। भारतीय समाज के बारे में इतिहासकार अल-बिरूनी के विवरण बेहद दिलचस्प हैं। वे लिखते हैं कि लोग ऐसे हैं कि थूकने और नाक छिड़कने के समय भी आसपास बैठे लोगों का कोई लिहाज नहीं करते हैं। इस आदत का अध्ययन करें तो भारतीय समाज में केवल जगह जगह नहीं थूकने के लिए लोगों को समझाने में कितनी ऊर्जा और संसाधन लगे होंगे, लेकिन सुधार के ये सभी प्रयास एक तरह से विफल हुए हैं। इनमें प्रयासों को भी का भी दोष है, लेकिन नतीजे 1000 साल पुराने वाले ही हैं। गैस छोड़ना, इसको हम शुद्ध गंवई भाषा में पादना कहते हैं। अल-बिरूनी ने दूसरी कई आदतों के बारे में भी लिखा है। उसके अनुसार भारतीय समाज में आसपास बैठे लोगों के सामने ही सिर में जूए पड़े जूए को भी मारने में संकोच नहीं किया जाता है। यह आमतौर पर भारतीय परिवारों में अब भी देखने को मिल सकता है। एक और गंदी बात के बारे में अल-बिरूनी ने जिक्र किया है, जिसे हम शरीर से वायु निकलना कहते हैं। वायु निकलने की भाषा सभ्य है। आमतौर पर उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वह पादना है। अल-बिरूनी के विवरणों को अनुवाद करने वालों ने इसे अधोवायु लिखा है। शायद ये संकोच उनका हो, लेकिन किसी समूह में अधोवायु निकालने की आदतों को भी अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है। उसके बारे में कहा गया है कि भारतीय समाज में अधोवायु को शुभ समझा जाता है।
दिन भर की आदतों में उन आदतों को पहचानना जिसे दूसरों के लिए नुकसानदेह माना जा सकता है, यह समाज के किन लोगों की जिम्मेदारी होती है। अहमद नदीम कासमी की विश्व प्रसिद्ध कहानी लॉरेंस ऑफ थैलेमिया में एक दृश्य है। बड़े मालिक नौकर को इतना मार चुके हैं कि हाँफ रहे हैं और आसपास खड़े लोग मालिक से सुन रहे हैं। भरी मजलिस में कहता है, मलिक जी तहमत संभालो, नंगे हो रहे हैं। इस हरामजादे से कोई पूछे कि तुझे क्या तकलीफ हो रही थी, मैं नंगा हो रहा था, तेरी माँ तो नंगी नहीं हो रही थी। नौकर बदन का वह हिस्सा ढक लेने के लिए टूकता है जिसे आमतौर पर सब समाज में ढक कर रखा जाता है। जो आसपास खड़े थे उनका सांस्कृतिक निर्माण किस रूप में उस समय हो रहा है, उस समय इस पर विचार किया जा सकता है। किसी भी समाज में आदतों को सामाजिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक के रूप में पहचान करना और फिर उसमें सुधार के लिए लोगों को समझना एवं ठीक करने का कार्यक्रम किसकी जिम्मेदारी हो सकती है। समाज में जिन लोगों का वर्चस्व रहा है और जो लोग आदतें डालने और आदतें छुड़ाने के लिए तत्पर रहे हैं, यदि उनकी खुद की संस्कृति लोगों की आदतों को जब शुभ और अशुभ से जोड़ने की रही है, तो सुधार की सोच भी नहीं आ सकती है। अछूत की बीमारी के नियम सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जाता है। 1000 वर्षों में जिस तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारों का वर्चस्व रहा है, उसमें समाज के बड़े हिस्से की आदतों में सुधार की तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं महसूस की गई है, क्योंकि वह खुद इन आदतों के शिकार रहे। शासन के अधीन लोगों के बीच यदि आदतें सुधरी हुई हैं, तो ऐसे वर्चस्व के हालात में उसके विकृत होने के हालात ज्यादा हो सकते हैं। भारतीय समाज में इंसानों के बीच अछूतपन को धार्मिक मान्यता रही है। उदाहरण के लिए महामारी के दौरान महिलाएं और सामान्य तौर पर दलितों के साथ अछूतपन के खिलाफ कितना सुधार हो सका है। सामाजिक सांस्कृतिक नेतृत्व द्वारा ऐसी आदतों को सामाजिक बुराई के रूप में देखे जाने की वजह सभी नागरिकों को एक समाज के रूप में देखने का नजरिया ही नहीं रहा है। अरविंदो लिखते हैं कि लोग नाखून बढ़ाते हैं और अपने आलस्य का गुणगान करते हैं, क्योंकि वह नाखूनों का इस्तेमाल किसी काम में नहीं करते हैं और सुखद आलस्य का जीवन बिताते हुए ये उनसे अपना सिर खुजाते हैं और बालों में जूं की तलाश करते हैं। अंग्रेजों की जब सत्ता आई, उसके बाद भारतीय समाज में जब स्कूल नामक संस्थाओं का विस्तार हुआ, तो स्कूलों में बच्चों के नाखून देखे जाते थे। नाखूनों को बढ़ाकर रखने वाले बच्चों को दंडित किया जाता था। मैंने गुरुद्वारा स्थित स्कूल में पढ़ाई की है। वहाँ स्कूल के मास्टर साहब यानी टीचर हर हफ्ते नाखून देखा करते थे। जब बाल बढ़े हुए मिलते थे और महसूस होते थे, तो बालों को कटवाने की हिदायत दी जाती थी। लेकिन स्कूल भी भारतीय समाज के कितने बच्चों को नसीब होता रहा है। एक तरह से कहा जाए कि स्कूल का शिक्षक एक समाज में सीमित सांस्कृतिक सुधार का एक नया नेतृत्व उस समय सामने आया था। भारतीय समाज में लोगों की आदतों में नुकसानदेह आदतों की पहचान करना और उन्हें ठीक करना राजनीतिक पार्टियों का भी काम नहीं माना जाता है। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में सफाई पर जोर दिया। याद किया जाता है कि 2 अक्टूबर के दिन शहर के बहुत सारे लोग झाड़ू लेकर पूरे शहर में घूमते थे। मेरे शहर के मोहल्ले में मेरे पड़ोसी बुजुर्ग गुलाब चंद बरनवाल यानी बड़का बाबा सुबह सुबह उठकर पूरी गली में झाड़ू लगा देते थे। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव ने सत्ता संभाली, तो उन्हें कई ऐसे गांवों में जाते देखा गया जहां की लोग बदहाली और गंदगी के साथ जीने के लिए मजबूर किए जाते थे। लालू यादव ने 2-4 घटनाओं में यह किया, बच्चों के बाल नाखून काटने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे महज विज्ञापन और प्रचार के ही दृश्य बन सके। जीने की आदतों में सुधार को लेकर सरकारी खजानों का बंदरबाट तो हुआ,
लेकिन कोई आंदोलन नहीं देखा गया। अल बिरूनी के लिखने के 1000 साल बाद मीडिया से बातचीत और मीडिया में विज्ञापनों के जरिए कोरोना वायरस की महामारी को फैलने की एक वजह यह बताई गई कि वह छींकों, थूक के छींटों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और हाथ के बाजू से ढककर खांसना व छींकना व हाथ को धोते रहना ही इस वायरस से बचने का कारगर इलाज है। अपना इलाज हमें खुद करना है। बस यही हम एक दूसरे को कह सकते हैं और कहना चाहिए।